मनीष कश्यप जब हॉस्पिटल से बाहर आए तो वह कहां गए, उसके बाद उनसे कौन कौन लोग मिलने आए, उनके बारे में क्या क्या चीजें हुई, उनके ऊपर हुए कायराना हमले से उनको लाभ हुआ, जनता को लाभ हुआ, क्या मुद्दा बना, क्या घाटा हुआ, क्या तेजस्वी यादव मनीष कश्यप का समर्थन किए, तेजस्वी यादव और मनीष कश्यप का कौन सा नया कनेक्शन है, यहां तक कि मनीष कश्यप के सबसे बड़े विरोधी संतोष रेणु यादव, विकास राज और इधर नए पर कुछ वैचारिक भेद रखने वाले अनिकेत रंजन, बहुत सारे उनसे जुड़े हुए लोग, उनके टीम के लोगों की क्या रही भूमिका, इस सब पर बात करेंगे। और बात करेंगे कि मनीष कश्यप भाजपा को छोड़ने जा रहे हैं या भाजपा में बने रहेंगे। ये सारे तमाम सवाल और क्या क्या घटनाक्रम हुआ है, इन सब पर सिलसिलेवार ढंग से बात करेंगे। उसके पहले मेरा परिचय, मेरा नमस्कार, जय हिंद जय बिहार, मैं हूं आप सबका दोस्त एडवोकेट एस के पंकज। मनीष कश्यप पर जानलेवा कायराना हमला हुआ था पीएमसीएच के गुंडों के द्वारा। तो सबसे पहले जब वो जाते हैं हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, आईसीयू में जाते हैं, ऑक्सीजन का मास्क लगता है, उनके हाथ पर इंट्राकेट लगता है, उनको जो भी सलाइन, सुई, दवाई, ऑक्सीजन आदि चढ़ाए जाते हैं। इन सारे घटनाक्रमों के बाद में होता यह है कि जिस तरह से भगत सिंह फांसी पर इसलिए चढ़ना चाहते थे क्योंकि समाज के युवाओं को और समाज सेवियों को, बुद्धिजीवियों की आंखें खुले कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा हो। ठीक उसी तरह से मनीष कश्यप अगर चाहते तो इस पिटाई के बाद आराम से इलाज करा करके चुपचाप रह करके अपनी इज्जत प्रतिष्ठा को बचा सकते थे। खुद की मानहानि भी मनीष कश्यप ने होने दी सिर्फ इसलिए क्योंकि बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ी हुई है, पीएमसीएच में जो गुंडई चलती है, कभी प्रशांत राय को मारा जाता है तो कभी किसी पत्रकार को, तो कभी किसी समाज सेवी को, और कभी किसी को तो कभी किसी को। जो कुव्यवस्था का आलम है कि कोई भी हॉस्पिटल में बाहर पुर्जा लाने के लिए दलालों का एक झुंड जो रहता है भीतर में, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन हो, लैब वाले हो, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट, सोनोलॉजी वाले हो, लैब वाले हो, दवा वाले हो, ये एक्सरे वाले हो, या कोई भी जांच डायग्नोसिस से संबंधित, दवा आदि से संबंधित, ड्रग से संबंधित जो एक दलालों का जखीरा होता है, जिसको इन शॉर्ट कहा जाता है ड्रग माफिया। उन ड्रग माफियाओं का जो आतंक है और डॉक्टरों को खुश करने के लिए डॉक्टरों से विरोध दर्ज कराने के वालों के ऊपर जो ये लोग गुंडई करते हैं, मारपीट करते हैं, ये सारी बातें एक बार में मनीष कश्यप ने मुद्दा बना दिया अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले की चर्चा करके। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि मुद्दा हो गया, ये मैं कैसे कह रहा हूं सो जानिए। क्योंकि पूर्व विधायक और बाहुबली मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो पीएमसीएच के कुव्यवस्था पर आवाज उठाते हुए नजर आती हैं, और बाद में एक जगह भोज से भी उनका वीडियो आता है जिसमें वो कहती हैं कि पीएमसीएच में बहुत ज्यादा कुव्यवस्था है। चलिए, इतना ही तक एक पूर्व विधायक ने अगर केवल कहा होता तो मैं मानता कि यह मुद्दा नहीं बना, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इसको माना कि कुव्यवस्था है अस्पतालों में। आईजीएमएस में एक मरीज सोया हुआ था, सो गया जब तो चूहे ने उसके पांव कुतर दिए, और बाद में तेजस्वी यादव ने कहा कि चूहों का राज हो गया है। मनीष कश्यप ने भी स्वीकार किया कि अगर तेजस्वी यादव या आरजेडी की सरकार होती तो हम लोग जंगल राज कह रहे होते, लेकिन ये जंगल राज 2 है। उससे बढ़ चढ़ के मैं बोल रहा हूं कि ये तो महाजंगल राज है। क्राइम जिस तरह से बढ़ा हुआ है, जिस तरह से अस्पतालों की व्यवस्था सुनने को आती है, ये सही में ये एक जंगल राज ही है। जंगल राज और स्वास्थ्य व्यवस्था में अमंगल राज। मंगल पांडे का नाम अमंगल पांडे पड़ गया, यह भी मनीष कश्यप के इस प्रकरण की देन है। तो जिस तरह से भगत सिंह की फांसी ने एक मुद्दा बनाया था आजादी के आंदोलन में, उसी तरह से मनीष कश्यप पर हुए जानलेवा कायराना हमले से यह एक मुद्दा बन गया है। हालांकि बिहार का एक इतिहास रहा है, लालू यादव हो या जेपी आंदोलन से जुड़े हुए कोई भी नेता हो, इधर हाल के दिनों में देखिएगा तो जो भी सेल्फ मेड युवा होता है, चाहे पहले का हो या अब का हो, जिनके बाप दादा राजनीति में है, जैसे तेजस्वी यादव है, या जो भी अनुकंपा की राजनीति वाले लोग हैं, चिराग पासवान है, इन लोगों को छोड़ दीजिए। तो जो सेल्फ मेड है राजनीति में, वो कन्हैया कुमार हो या मनीष कश्यप हो, इन पर कायराना हमला हुआ है। कन्हैया कुमार की तो 25-26 बार से ऊपर उन पर हमला हुआ है, कथित रूप से उनकी पिटाई हुई है, उनके गांव तक में उन पर हमला हुआ, कोर्ट के कैंपस में भी वकीलों ने उनको जो है वो पीटा। ये सारी चीजें देखने को कन्हैया कुमार के साथ मिलती हैं। और जो लोग भी कह रहे हैं, देखिए, पत्रकारिता के ऊपर हमला कोई नया नहीं है। चंपारण जिले की ही बात करता हूं तो कभी पत्रकार सागर सूरज पर जानलेवा हमला हो जाता है, तो कभी देवेंद्र सिंह पर जानलेवा हमला हो जाता है, कभी रजिस्ट्री ऑफिस में विनोद कुमार सिंह पर हमला हो जाता है, तो कभी किसी पर कभी किसी पर। इस यहाँ का इतिहास कम खतरनाक नहीं रहा है, क्योंकि आप लोग सब लोग जानते होंगे कि आदि पत्रकार और जाने माने पत्रकार प्रोफेसर
उमाशंकर बाबू पर भी बम से हमला हुआ था। तो पत्रकारों के ऊपर हमला होना यह शर्म का विषय नहीं है, यह गर्व का विषय है। इसका मतलब उस व्यक्ति ने पत्रकारिता की है। अगर वो चाटुकारिता करते तो कोई एक विशेष वर्ग, कोई एक विशेष पार्टी या धनपशुओं का कोई झुंड उनके साथ खड़ा रहता और उन पर हमला नहीं होता। तो ये शर्म का विषय नहीं है। मनीष कश्यप जब अस्पताल से निकलते हैं तो सबसे पहले जाते हैं बजरंग बली का दर्शन करते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते हैं। वहां से निकलते हैं तो वो बयान देते हैं। बयान देने के समय में सारे पत्रकारों को, छोटा हो या बड़ा हो, डिजिटल हो या इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो, किसी को निराश नहीं करते हैं। हालांकि उनके ऊपर हुए कायराना हमले की खबर जो है वो नेशनल और सैटेलाइट मीडिया चैनलों ने चलाई, और जो ये भौंकने वाले दो चार जो है सांप्रदायिक मानसिकता के लोग हैं, जिनका कपड़ा देख करके प्रधानमंत्री उन्हें पहचान जाते हैं कथित रूप से, और जो जातिवादी कुंठित मानसिकता के लोग हैं, वो अपना ताली बजा रहे थे। मतलब वो, मैं नहीं कहूंगा, नामर्दों की भांति जो मर्दाना कमजोरी के शिकार होकर के वो लोग ताली बजा रहे थे, तो वो अपना ताली बजा रहे थे। और इधर मनीष कश्यप के नाम का डंका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर भी बजा हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक चैनल जब आते हैं मनीष कश्यप से सवाल पूछने, तो मनीष कश्यप से पूछा जाता है कि आपके ऊपर कैसे हुआ। मनीष कश्यप चैलेंज दे देते हैं आज तक के बिहार तक को कि आपको हिम्मत है तो आप पीएमसीएच जा करके दिखाइए। तो पत्रकार साहब जो है वो अपना किसी तरह से निकल जाते हैं सवालों से और मनीष कश्यप से ही सवाल पूछने लगते हैं। अनिकेत रंजन जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि मनीष कश्यप न ढंग का यूट्यूबर बन पाए, न ढंग के नेता बन पाए, और ना ही ढंग के वो पत्रकार बन पाए। जबकि सच्चाई ये है कि ये अनिकेत रंजन जी ने गुस्सा में बोल दिया था, फ्लो में, लेकिन इस बार जिस तरह से उन्होंने समर्थन किया, ये बात साबित हो गया कि सही में मनीष कश्यप जब यूट्यूबर बने तो भारत में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले यूट्यूबर बने। और आज भी उनके ऑफिस में गोल्डन प्ले बटन की लाइन लगी हुई है, उन्होंने जो है वो अंबार लगा दिया है। तो एक यूट्यूबर की सबसे बड़ी पहचान उसके सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स से होती है, और उसी तरह से जिस तरह से नेता की पहचान उसके वोटर्स से होती है। तो अब भले उसके क्वालिटी में मोदी जी का वोट शेयर, वोट बैंक सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा परसेंटेज लोग उनको पसंद करते हैं। अब कोई कहे कि वो खराब नेता है, इस मूर्खता का तो कोई जवाब नहीं है। अब खराब या अच्छा आप कह सकते हैं, लेकिन पॉपुलर जो एक नेता लोकतंत्र में वोटों की संख्या और वोटर्स की संख्या और वो उनको जो है वो चाहने वालों की संख्या पर जो है लोकतंत्र के नेता डिसाइड होते हैं। उसी तरह लोकतांत्रिक देश में एक यूट्यूबर बड़ा है या छोटा, ये उसके सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स पर निर्भर करता है। तो फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के मामले में तो मनीष कश्यप कम से कम अनिकेत रंजन जी से भी कम से कम 2000 गुना ज्यादा हैं। तो ये इसलिए वो भले उन्होंने फ्लो में कह दिया था, लेकिन दिल से उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि मनीष कश्यप एक बड़े यूट्यूबर हैं जिनके पास गोल्डन प्ले बटन की लाइन लगी हुई है। यहाँ एक सिल्वर प्ले बटन के लिए हम हो या अनिकेत रंजन जी हो, हम लोग तरस रहे हैं। दूसरी चीज कि वहां पर सारे पत्रकार गए, हमेशा मनीष कश्यप के साथ रहने वाले, उनके लिए उस प्रकरण में जेल जाने वाले राकेश तिवारी जी भी, जितेश जी भी, उन सबने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेकर के वाजिब सवाल उठाया। शिवेश मिश्रा जिन्होंने एक पॉडकास्ट में मनीष कश्यप का विरोध किया था, वो भी उनसे मिलने गए। हालांकि ये भी कुछ लोग कह सकते हैं कि हाँ चलो, अगर वो बुरे आदमी भी हैं तो उन पर हमला हुआ है तो लोग मिलने जाएंगे। ऐसा नहीं है। शिवेश मिश्रा हो या अनिकेत रंजन जी हो, वो लोग जब वो सुख में थे, यानी जब उन्होंने एक बड़ा सा ऑफिस का उद्घाटन किया था, तब भी ये लोग वहां पर गए थे। तो यूट्यूबर जब वो बने तो सबसे बड़े यूट्यूबर बने। जब वो नेता बने तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में सबसे प्रतिष्ठित पद पर बैठे लोगों ने उन्हें माला उड़ा करके ज्वाइनिंग कराया, और उसके तुरंत बाद विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें जो है वो गमछा उड़ा करके सम्मानित किया, जो बताता है कि वो नेता भी बने तो बहुत दमदार और धाकड़ नेता बने। फिर एक पत्रकारिता के बारे में कहा गया था कि वो पत्रकार अच्छे नहीं बन पाए, जबकि सच्चाई बात यह है कि गाड़ी से उतर करके सड़क पर कुछ समस्याओं को दिखाना ये मनीष कश्यप का शुरू किया हुआ है, और कई सारी चीजें, शुरुआत में जय हिंद बोलना, अंत में जय हिंद बोलना, ये मनीष कश्यप की पत्रकारिता की शुरुआत, शैली की शुरुआत की गई है। तो सबसे ज्यादा अगर किसी को कॉपी किया जाता है, बिहार में लगभग 20,000 से ज्यादा अगर डिजिटल पत्रकार किसी को कॉपी करते हैं तो वो मनीष कश्यप को कॉपी करते हैं। तो उन्होंने पत्रकारिता भी अच्छी कही। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं, अनिकेत रंजन जी का बार बार समर्थन करना इसकी पुष्टि करता है कि भले ही क्रोध में उन्होंने कह दिया था, लेकिन दिल से वो समर्थन करते हैं। और दोस्त कभी गद्दार नहीं हो सकता है। एक बार अगर कोई दोस्त बन गया तो वो हमेशा दोस्त ही रहता है, भले नाराजगी के कारण कुछ दिनों तक कम्युनिकेशन गैप हो जाए। सबसे ज्यादा मनीष कश्यप का विरोध करने वाले संतोष रेणु यादव ने भी इस मामले में मनीष कश्यप का समर्थन किया, और तो और वीडियो बना करके और खुद से मिलकर के मनीष कश्यप भाई का समर्थन विकास राज ने भी किया। विकास राज एक्सपोज मीडिया वाले, उन्होंने भी समर्थन किया। मनीष कश्यप के लगभग सारे विरोधी उनके साथ में आ चुके हैं, सिवाय कुछ जातिवादी कुंठित मानसिकता के लोगों को के जो आज भी जात पात के जहर से उबर नहीं रहे हैं। उनके खून में जातिवाद और जातिवाद का जहर मिला हुआ है, उस जहर से निकलने की जरूरत है। मैं तो अक्सर कहता हूं कि मेरे अपने जात वाले लोगों ने मेरा टांग खींचने की कोशिश की,
और दूसरे जात वाले लोगों ने, जिनको सो कॉल्ड राजनीति की भाषा में बैकवर्ड कहा जाता है, वो लोग कोई मेरे गुरु बने, कोई मेरे दोस्त बने, कोई मेरे प्रमोटर बने, कोई मेरे शिष्य बने और कोई मेरे भाई और जिगर के टुकड़ा बने। आज भी मेरी रोटी एक प्लेट में अगर किसी के साथ में खाता हूं तो मेरा अपना जात नहीं होता। इसलिए जातिवाद का जहर जो आपके खून में मिला हुआ है, उस जो है वो कंटेमिनेटेड और डिफेक्टेड ब्लड को अब निकाल करके फेंकने की जरूरत है। अब जो है वो नए जोश और जुनून से आने की जरूरत है। पूरे प्रकरण में एक सवाल जो अभी भी बाकी रह गया कि क्या मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ेंगे या नहीं। तो इसके लिए मनीष कश्यप सबसे पहले अपने लोगों से मिलेंगे और मिल करके, जनता से मिल करके ही मुझे लगता है कि वो इस पर निर्णय लेंगे। यही सारी बातें मुझे आप लोगों को बतानी थी मनीष कश्यप मामले में जो अब तक अपडेट था। एक बार लाइव आकर के और बहुत सारे इंटरव्यूज के माध्यम से मनीष कश्यप ने ये सारी बातें बोली। कुछ लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं भूलना चाहिए कि जब उन पर भी हमला होगा या अगर हुआ होगा या उनके करीबियों पर हुआ होगा तो जातिवाद ने कभी मदद नहीं किया होगा। अगर आपके जाति के एसपी साहब होंगे, उन्होंने भी मदद नहीं किया होगा। आपके जाति के मुख्यमंत्री होंगे, उन्होंने भी नहीं किया होगा। उप मुख्यमंत्री होंगे, मंत्री होंगे, विधायक होंगे, उन किसी ने मदद नहीं किया होगा। आपकी मदद अगर किसी ने की होगी तो आपके अपने पैसे, आपके अपने बुद्धि ने किया होगा। और वो पैसा और वो बुद्धि आपको, अगर आप वकील हैं तो फीस दे करके सारे जात वालों ने दिया होगा। अगर आप यूट्यूबर हैं तो सब्सक्राइब और व्यूज दे के सारे जात वालों ने किया होगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ग्राहक बन के सारे जात वालों ने आपको वो पैसा दिया होगा। अपना पैसा, अपनी बुद्धि, अपना संगठन और अपने लोग ही आपके काम आते हैं। जात तो कम से कम नहीं काम आता है। इसलिए मनीष कश्यप का विरोध सिर्फ जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। बाकी मनीष कश्यप में जो बुराई है वो जरूर करना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मनीष कश्यप का जो लहजा है वो काफी सख्त है, पत्रकारिता की शैली गलत है। तो मैं कहता हूं कि आप किसी भी पत्रकारिता की शैली से एक रिपोर्ट बना करके दिखाइए जिससे आप एक भ्रष्ट अफसर को सस्पेंड करा करके दिखाइए, मैं मान जाऊंगा आपकी शैली अच्छी थी। आज पैसा गिनते गिनते भ्रष्ट लोगों के घर से जब नोट निकलता है तो पैसा गिनते गिनते हाथ थक जाता है। हाथ थकता है तो मशीन मंगाई जाती है, मशीन भी खत्म हो जाता है तो फिर हाथ से गिनना पड़ता है। वैसे लोगों के विरुद्ध में अगर पत्रकारिता करनी होगी तो शैली, अगर जो भी दिल से बोलता होगा, शातिराना दिमाग से नहीं, तो उसकी शैली अच्छी नहीं हो सकती। जय हिंद।